आज इस आधार पर लिखा गया इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता है। यह बात मैं सिर्फ भगत सिंह जी के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से समग्र सशस्त्र क्रांति के योगदान को अलग नहीं किया जा सकता है। मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति द्वारा जगाई हुई देशभक्ति की ज्वाला के आधार पर ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हुआ था। मैं मानता हूं कि अगर सशस्त्र क्रांति की समानांतर धारा न चली होती तो आजादी पाने में शायद कई दशक और लग जाते। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर समग्र देश के अंदर देश प्रेम की भावना का संचार किया था। क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका कोई योगदान नहीं है? गदर पार्टी के अथक प्रयासों से समूचे देश के अंदर अनेक जगहों पर राष्ट्रभक्ति की जबरदस्त चेतना जागृत हुई थी। क्या उक्त आंदोलन में इसकी कोई भूमिका नहीं है? इतिहास लेखन के अंदर इन प्रयासों को जैसा उचित सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य है कि नहीं मिला। आजादी के बाद हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की जिनकी जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है कि इसमें उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर अपने पीछे जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास लिखा गया, और इस कारण आज इस एक बड़े विरोधाभास के समक्ष हम सब खड़े हैं। इतिहास लेखन के आईने पर जमे इस धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के इस प्रयास से होने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अक्सर जब इतिहास के बारे में बातचीत होती है तब कहा जाता है कि इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। कभी वामपंथियों का नाम आता है, कभी औपनिवेशक मानसिकता वाले इतिहासकारों का नाम आता है, और कहीं कहीं कांग्रेसियों का भी नाम आता है। परंतु मैं इस पूरे प्रकरण को अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं आज इस मंच से इतिहास के विद्यार्थियों और इतिहास को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों का आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रकार के तोड़ मरोड़ से इतर पारदर्शी एवं गौरवमयी इतिहास रचना अब की जा सकती है या नहीं। सान्याल जी की यह पुस्तक 8 अध्यायों में विभाजित है। इस पुस्तक में 8 अध्याय तो हैं, लेकिन 8 अध्यायों के बीच एक वाक्यता है। ये 8 अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारणवश आप 8 अध्याय को अलग अलग कर नहीं देख सकते। इन अध्यायों के अंदर केवल क्रांतिकारियों का जीवन वृत्त नहीं है, इनमें उन राष्ट्रभक्तों के आदर्श क्रांति की वैचारिकी और उसकी व्याख्या के साथ उन महापुरुषों की मानवीय भावनाओं, मानवजन्य स्वभाव को भी बहुत अच्छे तरीके से सहेजा गया है। आज तक सशस्त्र क्रांतिकारियों के इतिहास को छिटपुट व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रयास बताया जाता था। इस पुस्तक को सुनने के बाद आप सबके मन में स्पष्ट हो जाएगा कि यह कोई छिटपुट व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से एक समान विचार के आधार पर किया गया सामूहिक प्रयास था। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में श्री अरबिंदो और वीर सावरकर के संबंध में लिखा गया है। एक ने स्पष्ट रूप से जरा भी घाल मेल किए बगैर राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करने का काम किया, और दूसरे ने इस विचार की शुरुआत की कि राष्ट्रवाद को आध्यात्म के साथ जोड़कर ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। अध्याय 4 में गदर आंदोलन के बारे में लिखा गया है, और इस आंदोलन के समूचे नेटवर्क और शाखाओं का इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। 5वां अध्याय काला पानी पर लिखा गया है। अंडमान का सेल्युलर जेल और वहां दी गई अमानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश किस मुंह से ह्यूमन राइट की बात करते हैं। ह्यूमन राइट का जो भी हमें भाषण और ज्ञान देना चाहता है, उसका एक बार सेल्युलर जेल से परिचय करा देना चाहिए। देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को इस जेल में एक ही जगह रखा जाता था। सेल्युलर जेल के अंदर क्रांतिकारियों की जो सूची है, उसे आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। उन शूरवीरों के क्षेत्रों को रेखांकित करने से पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्युलर जेल के अंदर गया है, और सेल्युलर जेल में वही भेजे जाते थे जिनको मारने से देश को ज्यादा नुकसान होता था। वहां किसी को जिंदा रखने के लिए नहीं भेजा जाता था, क्योंकि वहां के जीवन में जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। सशस्त्र क्रांति